बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। फैसलों की बात करें तो अब तो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं फैसले करने पड़ेंगे। यकीनी तौर पर जहां पर इस वक्त ईरान के साथ इसराइल अमेरिका इस वक्त जंग लड़ रहा है, वहीं पर ईरान के लोगों ने फैसला कर लिया है कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, मारेंगे या मरेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान अब ईरान और तमाम दुनिया के ममालिक जो इस वक्त आलमी जंग में दाखिल हो चुके हैं, उस पर पाकिस्तान का हतमी फैसला कि इस जंग से पूरी दुनिया को निजात दिलवानी है। निजात यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने कैसे दिलवानी है? पाकिस्तान सालिसी का किरदार जो अदा कर रहा था वो बड़ा अहम था। और अगर बात की जाए कि कल के दिन पिछले कई दिन से जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था, उस पर सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान ने मिलकर कहीं ना कहीं ये कोशिशें की कि किसी भी तरह जो है अमेरिका और ईरान के बीच जो इस वक्त जंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं मुफाहमत की बात की जाए, इसकी जंग का खात्मे की बात की जाए। और जैसे कि ना सही ईरान मगर पूरी दुनिया में जहाँ पे इस वक्त कहीं ना कहीं पेट्रोल की उस कमी की वजह से इस वक्त इकनॉमी की जंग जो पूरी दुनिया इस वक्त लड़ रही है और लड़ने जा रही है, उससे जो है निजात मिल सके। अगर बात की जाए तो ईरान के 31वें रोज़ में ये जंग दाखिल हो चुकी है और 31 दिन लड़ना, और ख़ास तौर पर ईरान जैसे मुल्क का, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोग समझ रहे थे कि शायद ईरान सुपर पावर यानी कि अमेरिका और उसके साथ साथ इसराइल के सामने 2 दिन, 24 घंटे, 15 दिन या 10 दिन या 5 दिन हर बंदा अपना अपना तज्जिया पेश कर रहा था। मगर इतने दिन गुजरने के बावजूद अब अमेरिका की सड़कों पे भी इस वक्त लाखों लोग जो है निकल आए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के उन जो है जंग में जाने के बाद जो इस वक्त अब खुद की सरजमीन जो है वो एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है। अगर बात की जाए कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर आज की सबसे बड़ी अहम खबर अगर देखा जाए कि फ्रांस ने अमेरिकन जंगी जहाज़ के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान कर दिया, जगह उस फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करने का ऐलान कर दिया है। तो समझा जाए जहां पर नेटो में उम्मीदें लगाए डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं अब जो है नेटो शायद मदद को आए, मगर अब ये खालिस्तान जंग इसराइल और अब अमेरिका की हो गई है। अगर आज की बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो वाज़ेह तौर पर जो बयानात हैं जो हर घंटे के बाद बदलते हुए नज़र आते हैं, मगर आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि अगर ग्राउंड पे फौजें उतरती हैं तो बिल्कुल फिर सूरत हाल चेंज होगी। मगर इसके साथ साथ कई दिन पहले की खबर अगर देखी जाए कि वाज़ेह तौर पर ईरान की जानिब से सोशल मीडिया एक्स पर और दीगर जगह पे जो ईरान की जानिब से बयानात थे वो भी बड़े अहम थे। उन्होंने कह दिया कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आए जहन्नम वासिल करेंगे और जहन्नम का रास्ता यकीनन ईरान ही बनेगा। तो कहा जाए कि ईरान अभी भी पुरुमीद है कि अगर ज़मीनी जंग होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ईरान इस फैसला कर चुका है कि वो इनको जहन्नम वासिल करेगा। तो कहा जाए कि इस वक्त जो ईरान 12 जो कह रहा है वो कर भी रहा है। मगर इसके साथ साथ आगे बढ़ के बात करें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ये भी कहा कि अगर कहा जाए कि अगर ईरान बातें जो कि मुस्बत तरीके से चल रही हैं, जो जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अगर नहीं बढ़ती तो ईरान फिर तमाम उन मकामात पे हमला करेगा जैसे कि पावर हाउस है, पानी के ज़खायर हैं, जहाँ पर वाटर प्लांट के जो ईरान के सप्लाई की जगह हैं उन पर भी हमला करेगा। तो फिर जवाबी जो है बयान ये भी आया कि ईरान भी फिर ये हक रखता है कि जहाँ जहाँ इस वक्त अमेरिका के बेसिस हैं वहाँ के उन ममालिक में यकीनी तौर पर ईरान भी उन्हीं जगहों पर हमला करेगा। तो ये जंग कहाँ जा रही है, कहाँ तक ये पहुँचेगी, इस पर बात करेंगे मेरे मौजूद मेहमान मुझे जिन्होंने ज्वाइन किया है। मुझे जो है अजीम सजवारी साहब हैं, ईरानी सहाफ़ी हैं, तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाज़िया चीमा, डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर हैं, तज़िया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब हैं, सीनियर तज़िया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ सनाउल्लाह साहब हैं, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तो चारों मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले आज़िम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। ग्राउंड पे इस वक्त सूरत हाल क्या है? जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अब भी ईरान के लोग जो है उनका हौसला और उनकी जो बातें हैं, जो उनकी जो बयानात हैं वो बड़े अहम हैं। इस वक्त भी जो जंगी सूरत हाल से दो चार ईरान की कौम है वो पुरुमीद है, मजबूत है, अपनी क़यादत के साथ खड़ी है।
عظیم صاحب. جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جی بہت بہت شکریہ. میں آپ کا سوال بالکل سمجھ گیا. دیکھیے جہاں تک ایران کے قوم کی آپ نے بات کی کہ وہ جنگ کے بعد کی جو صورتحال ہے تو میں پچھلے دنوں کا یہ چینل پر پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بات, اور ایک بات پھر آپ کو دہراؤں کہ یہاں سے تو اس جنگ کو گزر اور 31 دن کی اس جنگ کے دوران ایران کی قوم کہاں کھڑی ہے اور ان کے جذبات اور احساسات کیا ہیں. اس حوالے سے صرف میں اس طرح ایک مثال کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ پچھلے 31 روز کے دوران ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر روز کا یہ معمول ہے ایران کی قوم کہ مغربین کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ لوگ جی. سڑکوں پر اور سڑکوں پر آتے ہیں, قومی پرچم لاتے ہیں, اپنے رہنماؤں اور جو شہید لیڈر طریقے سے اپنی حکومت اور فوج کے ساتھ اپنے حمایت کا اعلان کرتے ہیں. پچھلے 31 روز کا آج 31واں دن ہے, اور آج رات کی اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو یہاں مغرب ہونے والی اس کے بعد یہاں پر لوگ سڑکوں پر آئیں گے. اچھا یہ تعداد بھی کم نہیں ہوتی. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ چند سو لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آتے ہیں, ایسا نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, اور تقریباً ہر کئی محلے کے اندر لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ کر بھی جو اسکوائر ہے ان پر کھڑے ہو کر اپنی چیزیں باہر. یہ تو ہے ایران کے عوام کا وہ جذبہ, حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انتقام کا مطالبہ کریں, اور پھر مطالبہ جو ہے ہمارے پاور پلانٹ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ پاور پلانٹ کو نشانہ بنائیں. اگر آپ ہمارے جو اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کو جیسا کہ ان کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو اگر نشانہ بناتے ہیں تو آپ ان کو نشانہ بنائیں. اگر انفراسٹرکچر کو آپ نشانہ بناتے ہیں تو دشمن کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کے علاوہ یہ ایک بالکل. مطالبہ عمومی طور پر ایرانی قوم کا دکھائی دیتا ہے روٹین. دوسری بات جو ہے کہ زندگی ظاہر کے دارالحکومت تہران ایک انتہائی اہم شہر ہے, ایران کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور ایک موسٹ پاپولیٹڈ شہر ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ ظاہر کے بمبارڈمنٹ کا جو ٹرین اور مرکزی نشانہ ہے وہ تہران بھی ہے, لیکن تہران ایک اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر کہاں کہاں آپ جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں آپ جو ہے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن تمام کا نقصانات کے باوجود جو بھی ہو رہا ہے جیسے گزشتہ رات انہوں نے ایک ریلوے اسٹیشن کو جو ایک محدود پیمانے پر جو ہے وہ بجلی فراہم کر سکتا اس کو نشانہ بنایا 30 گھنٹے کے لیے بجلی تہران کو بلکہ ایک علاقوں میں منتقل ہو جس سے 2 گھنٹے کے لیے دوبارہ بحال ہو گئی. صحیح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سروسز اور جو خدمات وہ پوری طرح سے جاری لوگ ایز یوزل اپنی زندگی گزارے ہیں. اگر ٹھیک ہے محتاط ہو گئے ہیں, پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے ہیں. ہر جو دھماکے کی اگر آواز سنائی جاتی ہے تو لوگ مگر یہ حساسیت کے سمجھا ساتھ جائے کہ فون اسرائیل کی طرح وہاں بنکر یہ نہیں ہے, صورتحال اسرائیل ہے, کی طرح یہ لوگ سمجھا محتاط جائے ہو کہ وہ لوگ خوف زدہ نہیں ہیں, اسرائیل کی طرح وہاں پر کوئی الارم نہیں بج رہے, اسرائیل کی طرح کوئی ہوٹر نہیں بج رہے, اسرائیل کی طرح جو ہے سرزمین ایران پر لوگ جو ہے ابھی چھپنے کا بندوبست نہیں کیا ہوا. گراؤنڈ پہ بالکل جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو عکس بندی کر رہے ہیں وہاں پہ موجود ہیں آپ, کہ لوگ جو ہے روزمرہ کی زندگی میں معمول کی طرح مصروف ہیں. تو کہا جائے کہ ایران اس جنگ کو بھی اس طرح سے نہیں لے رہا جس طرح سے پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑی, اور ہم جب ہندوستان سے لڑ رہے تھے تو اس وقت لسی اور پراٹھے کھا رہے تھے. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لوگ انجوائے اور جو ان کی زندگی کے معاملے کوئی بالکل مجھے دکھائی دے گا سر ساتھ ہی رہے گا. میں ڈاکٹر شاہجہ صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کروں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کا. ایک تو ٹرمپ صاحب کے روزانہ کے بیانات اور جو بیانات آتے ہیں بڑے وہ اہم ہیں. اب تو ان کے عالمی سطح پہ اور بالخصوص امریکہ کے اندر بھی اس پہ تنقید ہو رہی ہے. آج کے بیانات اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی سمجھ سے بالاتر ہیں کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے جو کہ سامنے بھی نظر آ رہے ہیں, اس میں پاکستان بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے, ترکی اہم کردار ادا کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب. اور اگر بات کی جائے کہ تمام وزیر خارجہ جو ملاقات
मिस्र के भी वज़ीर ख़ारजा उन्हें मुलाकात की, वो बढ़िया है। मैं कल वज़ीर ख़ारजा चाइना भी जा रहे हैं, मगर जो अब सरज़मीन जो अमेरिका है वहीं पर ट्रम्प के मुखालिफिन कहें या फिर आम लोग कहें अमेरिकन, वो भी सड़कों पे आ गए हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, और बहुत चांसेस हैं कि ट्रम्प जो है वो इम्पीच हो जाएंगे, अपने मिड टर्म से पहले ही इम्पीच हो जाएंगे। और जहां तक उनके बयानात हैं वो सोशल मीडिया पे कुछ और हैं, लेकिन उनका जो पूरा ऑपरेटस है वो कुछ और बयानात दे रहा है। वो तो एक नैरेटिव जो है, कल उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे लिखा था कि आज शाम को आपने फॉक्स न्यूज पे किसी बंदे का नाम लेके इसको जरूर सुनना है, और वो कह रहे थे, जिनको सुनने का उन्होंने कहा कि जी जरूर सुनना है, वो कह रहे थे कि जी ईरान जो है वो बहुत बड़ा सपोर्टर है तालिबान का और अलकायदा का, और ईरान पे हमले के नतीजे में हम अपना सितंबर 11 का भी बदला ले रहे हैं और दहशत गर्दों को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, और दहशत गर्दों में हम सुन्नी और शिया में कोई तफरीक नहीं करते। तो वो एक साहिब थे, कोई बहुत लंबी सी बात कर रहे थे, और उसकी बॉटम लाइन ये है कि वो अपने लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम ये लड़ाई के अंदर यूरेनियम को ऐड कर लिया, फिर हमने बैलिस्टिक मिसाइल ऐड कर लिए, फिर मुल्ला रिजीम ऐड कर ली, तो चौथी चीज एक और भी ऐड करके देखते हैं जी, ये दहशतगर्द है, तालिबान है, अलकायदा है, आईसिस है, तो इसलिए भी हम इन पे जो है हमारी तरफ से जो है इन पे हमला किया गया। तो ये इनकी डेस्परेशन भी शो करती है और साथ में इनकी रियलिटी से डिटैचमेंट को भी शो करता है कि आज सितंबर 11 के बाद जो है आप आज ईरान के ऊपर जो है अलकायदा और आईसिस का इल्जाम लगा के डोमेस्टिक पॉपुलेशन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग जो है वो जस्टिफाइड है। तो फिर उस हेड चॉपर का क्या करना है जो सीरिया में आपने अलशरा अल जुलानी, जो कि वाकई ही जो है वो आईसिस का जो है वो लीडर था और उसके सर पे बाउंटी थी, उसको तो आपने वहां पे एक लिबरल डेमोक्रेट लीडर बना के सीरिया में बिठाया हुआ है। तो आपकी बात, उनकी बात कोई नहीं, हम तो कभी भी नहीं सुनते थे, अब उनकी अपनी पॉपुलेशन भी नहीं सुन रही। तो एक तो ये नैरेटिव जो है, स्पिन जो है ट्रम्प के कहने पे, उनकी अपनी अकल और उनके इर्द गिर्द के रेडियस के लोगों की अकल के हिसाब से, अब इसको जरा जो है वो पहले तो रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिस्ट होने का जो है वो हम कह रहे थे, अब साथ में दहशतगर्दी भी डायरेक्ट जोड़ दो, और दहशतगर्दी में वो नाम जोड़ो जो कि वेस्टर्न पॉपुलेशन के कानों को जो है वो आदी हैं सुनने के, दहशतगर्दी के साथ हाइफनेट होते हुए आईसिस है, तालिबान है, अलकायदा है, वगैरह वगैरह। साथ ही उसके उन्होंने ये भी कहा है कि ग्राउंड फोर्सेस की ऑप्शन को हम बिल्कुल भी माइनस नहीं कर रहे हैं, और एक वहां पे एक सीनियर जो हैं वो मिलिट्री के ऑफिसर हैं, रिटायर्ड, वो अपना एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं, बहुत ही डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल पैदा है। होता है कि ग्राउंड पे जो है उतरने की जो बात कर रहे हैं इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प, यहाँ पे तो नेटो भी नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं है, तो क्या अकेला अमेरिका ईरान के अंदर ग्राउंड पे उतर सकता है? अगर उतरता है तो क्या फिर इस खित्ते में सिर्फ ईरान तो नहीं मगर ईरान के जो हामी हैं, अगर वो एक कहा जाए कि हल्का, वो भी अगर पूरा उतर जाता है तो ये फिर कहा जाएगा कि ये जंग जो है फिर जिहाद में बदल जाएगी? नहीं, वो तो 20,000 लोग हैं जो कि दो ग्रुप्स जिनकी बात हो रही है, 20 और मैक्सिमम 30,000 हैं, उनके लिए पूरे खित्ते को तो जहाद की जरूरत ही नहीं है। 10 लाख बंदा जो है वो मोबिलाइज ईरान में हो गया है, और जितनी फौज की उनकी तादाद है फिलहाल उनको जहादी तो इकट्ठे करने की जरूरत है ही नहीं। ईरान की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मेरीन्स हैं अमेरिकन, उनको एक ईमेल सर्कुलेट की गई है जिसमें उनको बताया गया है कि जो है ये जंग कितनी जरूरी है, इसके अंदर कैजुअल्टीज हो सकती हैं, इसमें इंसानी जानों का नुकसान हो सकता है, वगैरह वगैरह। और साथ में आपको याद होगा जनरल कैलॉग जो हैं, जो कि इनके एनवॉय थे रशिया और यूक्रेन की वॉर में ट्रम्प के, वो एक मीडिया के ऊपर पूरा फ्रेमवर्क बता रहे थे कि हम ग्राउंड इन्वेजन कहाँ से करने वाले हैं। उनका कहना था जी ग्राउंड इन्वेजन हम करेंगे बंदर अब्बास पे, तो बंदर अब्बास हम अपने कब्जे में ले लेंगे, साथ में हम खार्ग आइलैंड ले लेंगे। एनालिस्ट का कहना है कि ये खार्ग पे नहीं जाएंगे। ये डॉक्टर साहब साथ ही रहे, मुझे ज्वाइन किया है मियां सनाउल्लाह साहब ने, साबिक सफ़ीर हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगा, शामिल गुफ्तगू करूँ। मियां साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा सर, सफारती लेवल की बात करें तो पाकिस्तान ने बड़ा उम्दा तरीके से तमाम जो दोस्त ममालिक हैं और ख़ास तौर पर ईरान
जो पाकिस्तान पे इस वक्त यकीनी तौर पर वाहिद दोस्त पाकिस्तान ही है जिस पे वो एतबार कर सकता है, और एतबार पे पूरा पाकिस्तान उतरने की कोशिश भी कर रहा है। और मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है उसके बाद कल वज़ीर ख़ारजा जो है बीजिंग भी जा रहे हैं। तो कहा जाए कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को भी बड़े अच्छे तरीके से इंगेज करके रखा हुआ है, चाइना को भी एतमाद में ले रहा है, सऊदी अरब बड़ा अच्छा दोस्त, तुर्की और जो है मिस्र ने मिलकर ये हल की जानिब बढ़ते हैं। तो हल के करीब हैं, या फिर समझा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हर घंटे में जो बयानात चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान की जो मेहनत है, कोशिशें, अल्लाह करे कि वो रंग लाए कि जिससे जो है इस खित्ते समेत पूरी दुनिया में अमन आ सके। जी मियाँ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आपने सही कहा, पाकिस्तान में अपना एक कारगर किस्म का कदम उठाया है जी। वो तो फ्यूचर बता सकता है, लेकिन ये एक बात सही है कि ये पाकिस्तान अमर्ज किया है, उभरा है ऐसे मुल्क की सूरत में जिसको कॉन्फिडेंस है दोनों फोर्सेस का, ईरान का भी और अमेरिका का भी। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेटेजिक अलाई चाइना को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। गुफ्तगू भी की है, अभी नायब वजीर आजम साहब चाइना खुद भी जा रहे हैं। अब रहा कि ये बदलता रहता है अपने बयानात, और कभी ट्वीट की सूरत में, कभी प्रेस स्टेटमेंट्स की सूरत में, तो वो अपनी जगह पे दुरुस्त है बातें जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसको एक दूसरे एंगल से भी लिया जाए तो ये ऑफ द कफ बातें नहीं हैं जो आज की स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये वो एस्केलेशन टू डी एस्केलेशन और ये प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, पर्सिव जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, और अलॉन्ग विद वो सिग्नलिंग मिलिट्री बिल्डअप। जी। अब जहां तक ये है कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बारे में दो राय हो सकती हैं। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक अगर टेक्निकली तो ये फिजिबल है को वो एक छोटे आइलैंड पे ना कुछ देर के लिए कब्जा कर ले, उसकी इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज को खत्म कर दे और फिर चुन चुन के मुख्तलिफ टारगेट करे, लेकिन ये हाईली रिस्की मैटर है। इसका को ईरान खामोश तो नहीं बैठेगा, और फिर इसका जो असरात होंगे वो रीजनल भी होंगे और आलमी सतह पे भी होंगे। पहले ही हम उसके असरात को देख रहे हैं और भुगत रहे हैं, लेकिन जहां तक ये है कि उसका असर कितना लेगा ये अपना ट्रंप साहब या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे अपने जाती ख्याल में बहुत कम लेगा। अगर ये इसमें कामयाब हो जाता है जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो समझा जाएगा कि ये बड़ा असर्टिव किस्म का बड़ा डिसीजन। अब लग ऐसे रहा है क्योंकि सेफ रास्ता चाहिए, एग्जिट चाहिए, तो क्या ये इस 31वें दिन के बाद आप समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया है कि उसको सेफ रास्ता चाहिए अब निकलने के लिए, क्योंकि सरजमीन अमेरिका समेत पूरी दुनिया में अब ईरान की जंग को लेकर एहतजाज हो रहे हैं, और जो इस वक्त रिपोर्टें हैं वो भी सामने हैं कि जो कहा गया वैसा ईरान में तो पाया नहीं गया। अब वो मजबूर हैं ये कहने में कि रिजीम चेंज भी हो गई, क्योंकि क़यादत जो थी, जो कि वो चाह रहे थे कि वो क़यादत भी शहीद हो गई। अब जो नई क़यादत है उनके लिए भी उन्होंने कहा कि आज उनसे बात हो सकती है, रिजीम चेंज हमने कर लिया तो फिर अब बचाई क्या। देखने वाली बात यह है कि ट्रंप साहब क्या चाहते क्या हैं। वो असर्टिव अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं। अगर वो इस वक्त कोई कंप्रोमाइज ले लेते हैं ईरान से, जिसके लिए ईरान राजी नहीं है, जो 15 पॉइंट्स उनके हैं और जो ईरान की तरफ से 5 या 6 पॉइंट्स आए हैं, दोनों में कोई हमें कनेक्ट नजर नहीं आता। ना कोई ये एक्सट्रीमिस्ट पोजीशंस हैं
اور دونوں سائڈ ایک سائڈ کے لیے ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے, سروائیول کا مسئلہ ہے, اور لیجیٹیمیسی ان کے ساتھ ہے, انٹرنیشنل لا ان کے ساتھ ہے, ان کے عوام ان کے ساتھ ہے. حالانکہ سارے عوام ڈونٹ سی آئی ٹو آئی ود دی لیڈرز پریویس یا اب کے بھی, لیکن ایز اے نیشن دے آر یونائٹڈ. میاں صاحب ساتھ ہی رہیے, تہران جائیں گے. تہران سے ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں, سینئر صحافی عظیم سبزواری صاحب. عظیم صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. عظیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جی میاں صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں جی, اور جہاں تک نا امریکہ کا ہے, کہ امریکہ نہ لیجیٹیمیسی ہے اس کے پاس, اپنی عوام کے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کے الائز اس کے ساتھ نہیں ہیں, اور اس کے مڈل ایسٹ کے الائز ساتھ ہی رہیے گا. میاں صاحب ساتھ ہی رہیے گا. میں تہران جانا چاہ رہا ہوں عظیم صاحب کی طرف. عظیم صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کی سفارتی کوششیں ہیں, اور خاص طور پر پاکستان کی موجودہ حکومت کی اور عسکری قیادت کی مشترکہ جو کوششیں ہیں, وہاں پر عام ایرانی اور موجودہ یقینی طور پر جو اس جنگ میں پاکستان بارہا کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح ایران کے اندر یہ جنگ ختم ہو اور امن ہو, تو پاکستان کی اس کوشش کو ایران کی سرزمین پر ایرانی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جیسا کہ آپ نے عرض کیا اور پہلے بھی اس نے کہ پاکستان کی جو کوششیں ان کو جو ہے وہ ایران کے سرکاری سطح کو کیا گیا, اور یہ بات سامنے آیا ہے اس ہفتے بھی کہ ہم اپنے تمام ممالک جو بھی اس جنگ کے خاتمے کے لیے یا اس کے حوالے سے جو بھی کوششیں کر رہے ہیں, ہم اس کو پازیٹیو لے لیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس جنگ کے نتیجے نہ صرف یہ کہ ایران متاثر ہوا ہے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی بعض ایک جو شکوہ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کیا, وہ کئی ایک چینلز پر انہوں نے یہ بات کہی کہ بعض ممالک ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کی جنگ کی وجہ سے ہمارے جو تیل کی قیمت ہے ہائی ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. یعنی دنیا کو تیل کی فکر ہے, اپنے لوگوں کے اخراجات زندگی بڑھنے کی فکر ہے, جبکہ ہمیں یعنی ایرانیوں کو اور ایران کی گورنمنٹ کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ اپنے پبلک کو, اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کو کیسے اس جنگ سے بچائیں اور سیف کریں, ان کی زندگیوں کو بچائیں. بالکل, کیونکہ بمبارٹمنٹ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ رہائشی آبادیوں پر ہو رہی. رہ گئی بات پبلکلی جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایران کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے ایران کے عوام کے اندر ہمیشہ پازیٹیو کامنٹ, جیسا کہ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ مجتبی خامنئی نے اپنا جو پہلا پیغام جو سرکاری طور پر انہوں نے جاری کیا, اس میں بھی انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا اور کہا کہ میں پاکستان کو ایک ایسے ملک اور قریبی تعلقات ہیں, اور یہ آیت اللہ خامنئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی متعدد مرتبہ پاکستان کے حوالے سے اپنے انہی جذبات کا اظہار کیا. تو پاکستان کے حوالے سے ایران کے عوام نے, ایران کی حکومت میں, اور جو اس کی کوششیں وہ کر رہے ہیں اس کو پازیٹیولی جو ہے پوری طرح سے دیکھا جا رہا ہے. بالکل. اچھا, دوسری بات اگر بات کی جائے اسٹیٹ آف ہارمز کی, وہاں پہ خالی کرنے کی بات, اس پہ فوجی کارروائی کرنے کی بات جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, کیا ایسا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے صورتحال ایران کی ہاتھ سے نکل جائے اور امریکہ جو ہے یہ جو راستہ ہے جس کو کہیں کہ شاہراہ ہے پوری دنیا کی اکنامی کی, وہ اس پہ قابض ہو جائے, ایسی گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ اسٹریٹ آف ہارمز کی جہاں تک بات ہے تو یہ ہلو جی میں مجھے آپ کا سوال سمجھ میں جی میں چونکہ پوری طرح سے سمجھ نہیں سکا, لیکن یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز پر قابض ہو سکتا ہے, کیا وہ کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ جہاں تک کارروائی کرنے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہ کارروائی کر سکتا ہے, یعنی ایسا اقدام کر سکتا ہے کہ وہ ایران کے جو مختلف جزائر ہیں, جن میں سب سے بڑا جزیرہ جس کو خارج ہے, جو ایران کے آئل انڈسٹری کا یا آئل ایکسپورٹ کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے,
उसको वो निशाना बना सकते हैं, उस पर कब्जा करने की वो कोशिश भी कर सकते हैं। इसके अलावा तुम्बे कुचिक है, तुम्बे बुजुर्ग है, जो बिल्कुल इसके नियर हैं, जो बिल्कुल जाकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बिल्कुल कॉर्नर पर जो है वाक़ हैं, और ये एक बहुत ही इंतहाई तंग यानी ये एक इलाका है जिसका जो क्या नाम है जो चौड़ाई है वो नैरो होकर 31 जी जी बिल्कुल। इस वक्त तेहरान से हैं तो यकीनी तौर पर नेट कनेक्टिंग का इशू है, तो उस वजह से जो है जो वीडियो है और ऑडियो हमारे नाज़रीन तक नहीं पहुंच पा रही। मगर डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा जब तक उनकी ऑडियो क्लियर हो, क्योंकि बड़ी अहम बात कर रहे थे कि जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो सवाल था मेरा बड़ा अहम था। आप अगर इस पर रोशनी डालें तो कहा जाए कि जो कि कहीं ना कहीं आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी जिक्र किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कि वहाँ पे भी हम कब्ज़ा कर सकते हैं, वहाँ पे भी ट्रूथ पहुँच सकते हैं, और जो है वो रास्ता बिल्कुल जो इस वक्त ईरान ने कब्ज़ा किया हुआ है, हम चाह रहे हैं कि बातचीत से ये हल हो जाए। मगर कहा जाए कि अगर अमेरिकन वहाँ पे भी पहुँचते हैं तो फिर जो ग्राउंड रियलिटी है, आप समझते हैं कि ईरान वहाँ पर टिक पाएगा और मुकाबला कर पाएगा और उसको अपना कब्ज़ा बरकरार रख पाएगा? मेरा ख्याल है कि अमेरिका के पास कैपेसिटी नहीं है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कब्जा करने की। ईरान के पास अभी बहुत कुछ ऐसा है जो उसने दिखाया नहीं है। जी सी माइन से लेकर जो उनके पास मिजेट सबमरीन्स हैं और जितनी उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो कि उनकी टेरिटरी के अंदर है, ये भी मीडिया इंटरनेशनल मीडिया नहीं बताता है कि एक बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है जिसमें काफ़ी हिस्सा तो उनके जो है अपनी उनकी सॉवरेन टेरिटरी का हिस्सा है ऑलरेडी, वो ओपन सीज या इंटरनेशनल वाटर्स हैं ही नहीं, तो उसके नीचे से उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं। तो किसी भी सूरत में अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो ये टामक टोइयां नहीं मार रहा होता और ये स्टूपिड किस्म के डिलूजनल किस्म के बयानात नहीं दे रहा होता। अब आखिरी एक सुइसाइडल अटेम्प्ट वो जरूर करना चाह रहा है जिसमें बहुत से उनके जो वहाँ पे मशवरा देने वाले हैं इससे मना कर रहे हैं कि ये 20-30 हज़ार बंदों का काम नहीं है, लेकिन इसके बहुत चांसेस हैं कि ऐसा हो भी जाए, क्योंकि यूएई ने भी खास तौर पे कहा है कि अगर आप जो हमारे डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं बिटवीन ईरान और यूएई, उनमें अबू मूसा जो है वो खास तौर पे अहम है, वो अगर हम वापस ले लें तो हम इस जंग में ईरान के जो है वो खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ये यूएई के जो सफ़ीर हैं अमेरिका में, उन्होंने एक ओपिनियन पीस जो है वो लिखा है एक जरीदे के अंदर, और अब उनका मीडिया भी खुलकर ये कह रहा है कि हम इस जंग के अंदर अमेरिका के साथ हैं और ईरान के खिलाफ हम इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। तो अब इस अगर कुछ फहमी में वो अपने 20-30 हज़ार बंदे लाकर उनको किसी भी तरीके से लैंड करवा देते हैं वाया सी राउट जो है वो यूएई की तरफ से, या वैसे उनको जो है बाय एयर वहां पे पहुंचा देते हैं, तो वो सारे का सारा इलाका जो पिछले 20 साल से जो है ईरानी इस तैयारी में बैठे हुए हैं कि हम पे एक जंग मुसल्लत होनी है और हमने उस जंग को लड़ना है। बिल्कुल। तो 20 साल की तैयारी और एक जो है वो पैनिक अटैक जो है, एक भौंकचे हुए जो हैं वो लोग जिनमें इसराइल का कोई अपना मंशूर है, अमेरिका का कोई अपना है, दोनों पार्टीज के आपस में मकासद नहीं मिलते हैं। तो एक मुल्क जो है, जो एक नेशन स्टेट है, कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, 20 साल से तैयारी करके बैठा हुआ है और एक चीज पे तकिया करके कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो हमारी जंग का नक्शा जो है वो बदलेगा, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट और ग्लोबलिस्ट सोसाइटी जो है ये चोक पॉइंट्स बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन कहाँ उन्होंने एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाना है, कहाँ अंसारुल्लाह जो यमन के हैं उन्होंने बाबुल मंदेब बंद करने की बात भी कर दी है। बिल्कुल। तो ये सारे का सारा अगर उधर से बाबुल मंदेब बंद होता है, इधर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ बंद है ईरान के एडवर्सरीज के लिए, बाकी वहां से जो गुजरना चाहता है वहां पे वो अपना एक पाकिस्तान और बिलखुसूस पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के भी जो है जहाज़ को जाने दिया है, बेरिश जहाज़ों को। मगर इसके साथ साथ हिंदुस्तान का भी जिक्र यकीनन यहाँ पे इसीलिए करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा इस खित्ते में और दुनिया में जो बड़ा अहम किरदार है उसको देखते हुए अपोजिशन राहुल गांधी से लेकर जो है वहाँ पर जो कह सकते हैं कि पब्लिक अब आड़े हाथों ले रही है बीजेपी की सरकार को, और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के उस विश्व गुरु के दावों को कि जो वो दावे करते रहे कि दुनिया पूरी जो है हमसे मशवरा करके ही कोई फ़ैसला करेगी। तो अब
نہ تو ایران پوچھ رہا ہے، نہ تو وہ جو فادر لینڈ جن کو کہہ کے آئے تھے کہ یہ فادر لینڈ ہے اور مدر لینڈ، تو اب نہ تو وہ فادر پوچھ رہا ہے نہ مدر جو ہے اس وقت پریشان ہے. تو پھر کہیے گا کہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہیں وہ بھی دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں، ملکوں کی خارجہ پالیسی بیس کرتی ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی پہ اور آنیسٹی پہ. ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ہمیشہ سے ٹیکسٹ بک کلاسیکل جو کلاسک ڈپلومیسی ہے اس پہ ان کا یقین رہا ہے. جی ان کا ہائپر میسکولینٹی اور چیسٹ تھمپنگ پہ کبھی بھی یقین نہیں رہا ہے. اپنا سواٹ انالیسز اپنے الائز کو، اپنے پارٹنرز کو ہمیشہ جو ہے وہ دکھا دینا چاہیے کہ یہ ہماری لیمٹس ہے، اتنا جو ہے ہم سہ سکتے ہیں، اتنا آپ ہمیں کارنر کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. اور پاکستان نے اپنی جتنی بھی ڈپلومیسی کی، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے ہمارے ڈپلومیٹک جو کارڈر ہے اس کو جاتا ہے، کہ ہم نے کسی ملک کو جو ہے نہ تو کوئی سبز باغ دکھائے ہیں، نہ کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ بے ایمانی، اور نہ پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اس کے برعکس انڈیا نے جہاں بھی اس کو سپیس ملی ہے، جب ہم وار آن ٹیرر میں تھے، ایران پہ سینکشنز تھیں، تو ایران والا سفیر اس کے لیے بالکل کھلا تھا. اس نے بالکل اس کے اندر اپنے فٹ ہولڈ بنائے بھی، دوستیاں قائم بھی کی. تو الٹیمیٹلی کیا نکلا وہاں سے؟ موساد کی فیسیلیٹیشن کرتے ہوئے اور اپنے جو ہیں وہاں پہ جاسوس چھوڑتے ہوئے وہ نظر آئے. تو بالکل یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں کہ ہمارے دوست ہمیں مشکل میں یا مجبوری میں نہیں. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، جتنی ٹائٹ روپ پہ پاکستان جو ہے اس وقت چل رہا ہے، کہ ایران جو ہے ان سے ہمارا تعلق اتنا گہرا ہے، پیپل ٹو پیپل کنیکشن. سعودی عربیہ اور گلف کے کنٹریز کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. ہم سعودی عربیہ نہ ہمیں مشکل میں ڈال رہا ہے، نہ ایران جو ہے اگر ہم اس کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں مشکل میں ڈال رہا ہے. چائنا ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ آپ ٹرانزیکشنل ریلیشن ویسٹ کے ساتھ نہ رکھیں. امریکہ ہمیں پش نہیں کرتا کہ آپ چائنا اور رشیا کو چھوڑ دیں. تو آخر کہیں نہ کہیں تو اس کا کریڈٹ کسی نہ کسی نے تو اس پہ محنت کی ہوئی ہے، بالکل کہ ہم نے یہی بتایا ہے کہ ہم ایک ایسی سروائیول کرنے والی ایک ہمارا ملک ہے اقتصادی طور پہ. آپ ہماری جغرافیائی جو حقیقت ہے اس سے ضرور مرعوب ہو بالکل سکتے ہیں، مگر ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، ہماری اپنے جو ہیں وہ مسائل ہیں. تو بالکل. ان ڈاکٹر میں صاحب ساتھ ہی آپ رہے ہمیں گا. بالکل میں تہران سے کنیکٹنگ ہو گئے ہیں ہم دوبارہ. جو ہے عظیم صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. عظیم صاحب بہت شکریہ دوبارہ جڑنے کا، کیونکہ آپ کے ہاں یقینی طور پر اس وقت ایشو ہے نیٹ کا. سر دوسری بات کیجیے گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ جو بات کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے ہم بھی بات کر رہے تھے، کہیں نہ کہیں جہاں پر دیگر دنیا کے ممالک ہیں مگر ہندوستان بارہا پاکستان اور ہندوستان کی ورسز آپ نے تو دیکھی ہیں ساری صورتحال، مگر اس کے باوجود جو ہے جس دن جو ہے نریندر مودی تل ابیب میں کھڑے تھے، اسرائیل میں کھڑے تھے، وہاں پہ فادر لینڈ اور مدر لینڈ کا ذکر کر رہے تھے، وہ دوسرے دن جو ہے پھر یہ جو ہے حملہ ہو جاتا ہے. پھر نیویل جو ہے آپ کے ان کو بلا کے دعوت دے کے اور واپسی پر پھر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، سارے کے سارے جو ہے لوگ شہید ہو جاتے ہیں. تو کہا جائے کہ اب عام لوگوں کو ہندوستان کے لیے بھی تو سوال پیدا ہوتا ہوگا، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ایک طرف جو ہے ایران سے دوستی کا دعویٰ ہندوستان کا، دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ جو ہے دعویٰ دوستی کا. تو اس نقطۂ نظر کو وہاں پہ کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ڈپلومیٹیکلی تو اس معاملے کو دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ اور اسی طرح جو ڈپلومیٹک چینل ہے اس کے ذریعے سے اس کو ایڈریس کیا گیا. خاص طور پہ سب میرین والا جو معاملہ تھا، شپ والا معاملہ، اس کو بھی ایڈریس کیا گیا، اور بہت سارے معاملات بھی وہاں پر اس سلسلے میں جو ہے وہ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے سے پرسو کیے جا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے پبلک کی بات کی ہے، ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جو معاشرت کے اندر جب یہ خبریں پہنچی ہیں تو کافی حد تک اس ہندوستان کا جو کردار ہے، خاص طور سے وزیر اعظم نریندر مودی کے حوالے سے، اور ان کی جو ظاہر ہے کہ ہم پورے ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے، ہندوستان کا ایک بہت بڑا ملک ہے، ہندوستان کی اپوزیشن مسلسل ایران کے ساتھ اس حوالے سے نریندر مودی کی جو اسرائیل نواز پالیسیاں ہیں اس پر وہ جو ہے وہ مسلسل اعتراض کر رہے ہیں. اور پھر ہندوستان کی جو عام جنتا ہے، عام لوگ جو ہیں، پبلک سپورٹ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ایران کے ساتھ موجود ہے، اور وہ اس پر اپنے ہمدردی کا اظہار کریں. تو لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ٹیک اسائڈ کر سکتے ہیں کہ نریندر مودی کا جو کردار ہے، یا مثلاً بی جے پی نے جو رول ادا کیا ہے، اس پر یقیناً یہاں پر جو عام لوگ ہیں ایران کے، ان کے اندر کافی اس کو لے کر تشویش پائی جاتی ہے کہ ہم نے ہمارے تو ہندوستان کے ساتھ بڑے دیرینہ اور گہرے تعلقات رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ماضی کو مد نظر رکھا جائے کہ غیر منقسم ہندوستان کے ساتھ بھی
ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई पायदार रहे हैं, एक बड़े रिश्ते रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वहाँ की हुकूमत ने जो स्टांस लिया या जो कुछ खबरें सामने आई, जिस तरह से उनको ईरान के कैडेट्स का दिफा करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। इस पर लेकर काफ़ी तशवीश बहरहाल पाई जाती है पब्लिक में, लेकिन बहरहाल बाकी जो मामला हैं वो डिप्लोमेटिकली इसको जो एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। बड़ा अहम सवाल कि पाकिस्तान के लोग जो इस वक्त देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, कहा जाए कि अगर ये जंग तवील होती है, 31वें रोज़ आज हम बात कर रहे हैं, और मज़ीद अल्लाह ना करे, जो कि मेरी दुआ तो ये है बहसीत सहाफ़ी कि पूरी दुनिया में अमन हो, और चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो, या पूरी दुनिया के खित्ते में कहीं भी कोई भी इंसानियत बसती है, बहसीत पाकिस्तानी और बहसीत मुस्लिम और बहसीत सहाफ़ी हम तो चाहेंगे कि जंगों से गुरेज की जाए। मगर उसके बावजूद भी सवाल तो यहाँ पे यही पैदा होता है कि अगर खुदा न खास्ता मज़ीद ये जंग तवील होती है, तो क्या ईरान इस जंग को तवील अरसे तक लड़ने के लिए तैयार है? आप समझ रहे हैं? देखिए, इस जंग को आप आज से ना देख, मुझसे आपने सवाल किया जी जी, अगर आपने मुझसे सवाल किया, ठीक। जहां तक आप इस जंग की बात है, तो ये जंग ना तो जनवरी में शुरू हुई ना ये मार्च में शुरू हुई। ये जंग एक तवील जंग है ईरान की और अमेरिका और साउदी हुकूमत के साथ। और इस जंग का आगाज बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ ही शुरू हो चुका था, कि जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस आयद करना शुरू की थी, और फिर ईरान के खिलाफ एक कार्रवाई की। आपको याद होगा कि 1982 के अंदर उन्होंने अपने जो सिफारतकार ईरान के अंदर थे उनको छुड़ाने की कोशिश की, और वो नाकाम उनकी कोशिश रही। ये सिलसिला उसके बाद से चल रहा है। और अगर उससे पहले से जाए तो मैं समझता हूँ कि 1953 के जो कूदेता था ईरान के खिलाफ, जी या ईरान के खिलाफ जो बगावत थी जिसमें डॉक्टर मोहम्मद सद्दीक की हुकूमत, तो ईरान के अवाम और ईरान की हुकूमत और ईरान की मुसल्लह अफवाज इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर। और आपको मैं यहाँ पर एक जो तरीका हवाला है उसके हवाले से मैं बता दूं कि आपको याद होगा कि जब लास्ट जंग हुई थी जून, और उस 12 रोज़ा जंग में ईरान को इसराइल के खिलाफ रिटेलिएट करने में तकरीबन 4 से 5 दिन लगे। लेकिन जैसे ही ये जंग शुरू हुई है, ईरान ने वेरी नेक्स्ट इसराइल और अमरीकी जो अहदाफ हैं उनको इस खत्ते में निशाना बनाया। तो इससे जाहिर होता है कि ये लोग पूरी तरह से प्रिपेयर थे इस तमाम मामला के लिए, और अब भी है, और इस पे कोई शक नहीं है। जैसा कि अब बात हो रही थी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर आने की, ईरान लॉन्ग टर्म के लिए तो तैयार, और उसको ये बात पता है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का जो उसके पास एक, हम ये कह सकते हैं कि जो टेरिटरी जो उसकी कलमरो है, वो इंतहाई अहमियत की हामिल, और उसने अब तक इस टेरिटरी को कभी भी इस मामले के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ईरानी सहाफ़ी तेहरान से वीडियो लिंक के ज़रिए आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, और मियाँ सनाउल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। साबिक सफ़ीर, तय है कि आज बात की ख़ास तौर पर पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर जो है सूरत हाल जो पैदा हुई है, ख़ास तौर पर ईरान की जंग को लेके, और यकीन तौर पर नुक्ता नज़र बड़ा अहम था सब मेहमानों का। मगर जा रहे हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कि कराची जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, और कराची के शहर के इलाके में जो है सोराब गोट टाउन में जो है एक बच्चा फिर आज गटर में गिरकर जाँ बाग हो गया, मगर ज़िम्मेदार कौन? वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे।